हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। तो बच्चे, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एसेट्स के लिए करा जाता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप लोग कर रहे हो किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या लाइक कह सकते हो आप लोग कैपिटल एसेट्स को परचेज कर रहे हो, लाइक मशीन को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, रॉ मटेरियल को, सबको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स to the expenditure incurred for creation of new capital assets। अब कैपिटल एसेट्स आपको मालूम है क्या होते हैं, लाइक मशीन हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, प्लांट्स हो गए और रॉ मटेरियल हो गया। ऐसी सभी चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, आपके प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं। ठीक, कैपिटल एसेट्स पर किया गया जो भी खर्चा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, M/C मतलब मशीन हो गया, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा। रॉ मटेरियल एटसेट्रा। आगे कहता है इट इज क्लासिफाइड, या फिर हम लोग कह सकते हैं टू हेड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होती है इन्वेस्टमेंट, कौन सी, ऑटोनोमस, और एक होती है हमारी इंड्यूस्ड। तो दो हेड्स में डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट को, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी कौन सी होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स। दो हेड्स कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा हो जाएगा हमारा पहला, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर profit maximization, made for profit maximization, made for profit maximization, and it is directly affected या फिर influenced by income level। generally it is made by private business firms। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, और तो खैर चलो बताया तो ऑलरेडी। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट विच इज मेड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग करते हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट अभी जो भी है हमारा, उस प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं। एग्जाम्पल जरा सुनिएगा। फोर से मैं कैब ड्राइवर हूँ और मेरे पास खुद की कैब है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ पैसा आ गया, अब मैं सोचता हूँ मैं एक और गाड़ी ले लूँ, एक और कैब ले लूँ और वो मैं किसी और को रेंट पे दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दूसरी कैब या दूसरी गाड़ी क्यों ली, ताकि मेरे पास और ज़्यादा इनकम आए, थोड़ा सा और पैसा आता है, मैं सोचा एक और गाड़ी ले लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरे पास प्रॉफिट करने के पर्पज से कर रहा हूँ, मैं इसको प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूँ। जनरली क्या होती है, प्राइवेट लोगों द्वारा होती है। और क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। मेरी अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करूंगा। और जनरली कौन करता है इसको, प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं। कौन करेंगे, प्राइवेट बिजनेस फर्म या प्राइवेट बिजनेसमैन करेंगे। चलिए, जो सेकंड है वो है हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट which is not made for profit, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट के रीजन के बजाय करने के, हम लोग करते हैं इसको किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। इट इज मेड विच इज नॉट मेड फॉर प्रॉफिट पर्पस बट मेड फॉर सोशल वेलफेयर। जनरली it is made by the गवर्नमेंट। तो जनरली इसको कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है ऑटोनोमस में, इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट मेड फॉर प्रॉफिट पर्पस, यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको करने के पीछे उद्देश्य किसी का नहीं है, प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, तो किस लिए करी जाएगी, सोशल वेलफेयर के लिए करी जाएगी। और इसको कौन करता है, नॉर्मली गवर्नमेंट करती है। एग्जांपल सुनिएगा, जैसे कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी रहते हो, उस एरिया में गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन करे हैं, हॉस्पिटल्स बना दिए, डिस्पेंसरीज बना दी या कुछ और काम कर दिए। वो किस लिए करा है, ताकि लोगों का भला हो सके। स्कूल खुलेंगे, ठीक है ना, तो बच्चे वहाँ के एडुकेटेड होंगे। हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो वहाँ के जो कि आम लोग हैं, वहाँ के नॉर्मल पीपल्स हैं, उन लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये किस लिए करी जाती है, सोशल वेलफेयर के लिए, और प्रॉफिट के मोटिव से नहीं करी जाती। और ये इनकम के लेवल से भी अफेक्टेड नहीं होती। क्या नहीं होती, इनकम के लेवल से भी अफेक्टेड नहीं होती। और कौन करेगा इसको, गवर्नमेंट करेगा। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए, एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, वो देख लेते हैं होता कैसा है। इसको रफ करता हूं, आप लोग एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्या चीज, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। पेपर में पहले आ चुका है 2-3 बार ये क्वेश्चन, 3 नंबर के अंदर। आप लोग इसको कर लीजिएगा, एक बार देखते हैं होता क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा।
उधर लिखते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज मेड बाय PVT dot private business firms for profit purpose। कौन करता है इसको? प्राइवेट बिजनेस फर्म करती हैं। किस लिए? प्रॉफिट पर्पज से। पहला पॉइंट, इट इज मेड बाय made by government for the purpose of social welfare। Second point, it is directly affected by income। It means if income increases then investment is also increases and वाइस वर्सा। इधर सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम लेवल दैट इज it remains constant। it remains constant। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे आएगा इनकम और वाई एक्सिस पे आएगा हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो लिख लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट यहां पर। देखिए अब ये जो कर्व होता है कैसा होता है, ये अपवर्ड कर्व होता है। क्या होता है ये? अपवर्ड कर्व होता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इनकम का लेवल वाई है, इनकम का लेवल अगर वाई है तो इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर है। इसको मैं नाम रख रहा हूं आई। अगर इनकम इंक्रीज होती है, वाई से वाई वन हो गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकम से अफेक्टेड होता है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, अगर इनकम डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट में इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस पे आ जाएगा इनकम एंड इस पे आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। और इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और यहां पर भी आप लोग इस कर्व पे लिख लेंगे आई, यानी कि इनकम का लेवल अगर वाई है तो इन्वेस्टमेंट आई है। इनकम का लेवल अगर बढ़कर I1 हो गया, देख रहे हैं इनकम का लेवल I1 राइट की साइड एरो, डेट इज कॉल्ड इनकम, जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, इसको Y1 रख लेते हैं। ठीक है, इनकम इंक्रीज हो रही है,
बट इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको ये जो डिफरेंस है क्लियर होगा। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं क्या कह रहा है। इंड्यूस्ड जो प्रॉफिट के मोटिव से करी जाएगी और ऑटोनोमस जो सोशल वेलफेयर के लिए करी जाती है। सेकंड पॉइंट, ये इनकम से डायरेक्ट अफेक्ट होगी, यानी इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, ये इनकम से अफेक्ट ना हो, इनकम से अफेक्ट नहीं होती बल्कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज भी हो रहा है तो हम लोग मानकर चलेंगे जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा पॉइंट, इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का इंड्यूस के अंदर अपवर्ड होता है और इसका क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। चलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब मैं रफ करता हूं। अगला टॉपिक इसके बाद है हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जो डिटरमिनेंट वर्ड है उसका मतलब होता है फैक्टर्स। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेंगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें किन बातों पे डिपेंड करता है। तो मेनली दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर टू डिटरमिनेंट्स या फिर टू फैक्टर्स। नंबर 1 मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MEI। क्या बोलते हैं? MEI। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? जब आप कोई भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप लोग देखते हो उससे बदले में कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। सपोज आप लोगों ने 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपया लगाने के बाद आपको 1 लाख से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ज्यादा मिलेगा डेट इज कॉल्ड उसके रिटर्न पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर उससे कम मिल रहा है डेट इज कॉल्ड उसके रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब जो MEI होता है इसको फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो MEI है वो क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। आप कुछ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे बदले में क्या रिटर्न आने वाला है, डेट इज कॉल्ड MEI। MEI को फाइंड कैसे करते हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के अंदर होता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता क्या है जरा मतलब समझेगा। जैसे कि आपसे मैं बोलता हूं कि आप लोग 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए। क्या करेंगे? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1 लाख रुपए आ गई। ठीक है। तो आप क्या पूछते हो कि भैया मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट तो करूंगा लेकिन मैं बदले में कमाऊंगा कितना, उससे यील्ड कितना आ गया। यील्ड मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोस्पेक्टिव मतलब उस पर्टिकुलर असेट के लिए जो प्रॉफिट आप लोग अर्न करने वाले उसकी बात होती है।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ऑप्शन है, अपनी फैक्ट्री के अंदर मैं एक न्यू मशीन लगाऊं। क्या लगाऊं? एक नई मशीन लगाना चाहता हूं अपनी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब उस मशीन की फोर से कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। कितना कॉस्ट है मशीन का? 10,000 रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक है। और उससे मैं रिटर्न कितना कमाने वाला हूँ? 12,000 रुपये। कितना उससे अर्न कितना होने वाला? कितना अर्न करूंगा? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा करूंगा। 12,000 रुपये टोटल इनकम। कॉस्ट कितनी थी मेरी? 10,000। तो टोटल अर्निंग में यानी कि 12,000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट कितना था? 10,000। दो बचकर आएगा डिफरेंस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि मशीन है मेरे पास और उस मशीन से मैं एक साल के अंदर हर साल 1,200 रुपये कमाता हूँ। 1,200 करोड़ भी हो सकता है, 1,200 लाख भी हो सकता है, 1,200 रुपये भी हो सकता है, वट एवर कोई भी फिगर आप लोग सोच सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक मशीन है, ठीक है। अगर मैं उसको फैक्ट्री में रन कराता हूँ तो उससे हर साल मैं 1,200 रुपये अर्न करता हूँ। कितने रुपये? 1,200 रुपये। लेकिन ये जो 1,200 रुपये मेरे पास सिंपल अर्निंग नहीं है। उस मशीन को रन करने के लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता हूँ, जैसे कि मशीन है ख़राब हो सकती है, उसकी मैं क्या करता हूँ? सर्विसिंग वगैरह कराता हूँ, या फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह पे कुछ खर्चा करता हूँ। सपोज 1,200 रुपया मेरे पास क्या आता है? टोटल अर्निंग आती है। टोटल अर्निंग है, नेट अर्निंग नहीं है, टोटल अर्निंग है 1,200 रुपया, ठीक है। उसमें से मैं कहता हूँ इसकी मेंटेनेंस पे हर साल मुझे 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो नेट अर्निंग कितना हो गया? 1,200 टोटल अर्निंग माइनस उसके ऊपर जो एक्सपेंस कर रहा हूँ लाइक मेंटेनेंस पे या उसके सर्विस वगैरह पे, ऑयलिंग पे, या कुछ ब्रेक डाउन खराबी आ जाती है उसकी, क्या नाम है, उसको ठीक कराने में जो भी खर्चा करता हूँ मैं एवरेज मानकर चल रहा हूँ 200 रुपये। तो टोटल अर्निंग कितना था मेरे पास? 1,200 रुपये। एक्सपेंसिस कितना इनकर कर रहा हूँ मैं उस पर? 200 रुपये। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना हो गया मेरे पास? 1,000 रुपीज़ का प्रोस्पेक्टिव यील्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड होता क्या है, तो लिख लेते हैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड नेट अर्निंग्स और कैसे निकाल लेते हैं हम लोग इसको? टोटल अर्निंग्स सब्ट्रैक्टेड बाय, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट? एक्सपेंसेस, जो भी आप लोग उस मशीन को रन करने के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हो। 4 से एग्जांपल में मेरे पास क्या था? एक मशीन से मैं टोटल अर्निंग करता हूँ 1,200 रुपीज़ की, उसके ऊपर मैं कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता हूँ उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए 200 रुपीज़ का। तो मैं मानकर चलता हूँ जो 1,000 रुपीज़ है, डेट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। आपको प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्लियर हुआ होगा। देन आता है सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस, देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं एक नई मशीन परचेज कर सकता हूं अपने काम के लिए। अब नई मशीन के लिए मैं क्या करूंगा? पुरानी मशीन को निकालूंगा, क्योंकि जगह चाहिए होगी नई मशीन के लिए। सपोज मैं कोई छोटा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लेस वगैरह नहीं है, मेरे पास एक छोटी फैक्ट्री जहाँ पर एक मशीन रखने की जगह है। पुरानी मशीन मेरे को दुखी कर रही थी, अब मैं नई मशीन लाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? नई मशीन लाना चाहता हूँ। अब जो नई मशीन है उसको रखने के लिए जगह चाहिए, और पुरानी मशीन उसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज नई मशीन को जो जगह चाहिए वो पुरानी मशीन की जगह पर आएगी। अब मैंने मार्केट में पता करा कि जो मैं नई मशीन लेके आ रहा हूँ वो मेरे को आ रही है 4 से 15,000 रुपीज़ की। कितने की? 15,000 रुपये की नई मशीन मुझे मिल रही है। लेकिन मैं अगर बदले में अपनी पुरानी मशीन निकालता हूँ, उनको पुरानी मशीन उनको सेल कर देता हूँ, वो मुझे 10,000 रुपीज़ उसका दे देते हैं। आपने सुना होगा एक्सचेंज ऑफर, बड़े बड़े बोर्ड देखेंगे, पुराना फ़ोन लाएं नया लेके जाएं, ठीक है ना। 20,000 रुपये वाला फ़ोन आप लोग लेकर जाएं, बदले में पुराना फ़ोन देकर जाओ, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेरी जो मशीन है नई वाली, उसकी वैल्यू 4 से 15,000 रुपीज़ है, और जो पुरानी मशीन है उसको मैं सेल करता हूँ क्या? 10,000 का। अब मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा उस नई मशीन का? 5,000 रुपीज़। 15,000 माइनस जो रिप्लेसमेंट है वो। तो जनरली जो सप्लाई प्राइस होता है वो होता है
रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नई मशीन को लाने के लिए बदले में जो मैं पुरानी मशीन को निकाल रहा हूं उसके जो मुझे रेट मिल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट या सप्लाई प्राइस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी मेरे एग्जांपल के अंदर मैं MEI निकालना चाहता हूं। देखिए प्रोस्पेक्टिव यील्ड मैंने कितना निकाला है अभी? 1000 रुपीज। और मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, जब मैं अपनी पुरानी मशीन सेल करता हूं मुझे 10,000 में प्रॉफिट होता है, 10,000 की प्रॉफिट जो मशीन है मेरी मार्केट में जा रही है, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना हो गया उसका? 10,000 रुपीज। उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर दो इसको, कितने पे आ जाएगा? 10%। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? MEI, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो MEI क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। फार्मूला क्या था? प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है? टोटल अर्निंग में से माइनस करना है क्या हम लोगों को उसके ऊपर जो हम लोग एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, लाइक मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर। फिर है सप्लाई प्राइस। जब हम लोग कोई असेट को रिप्लेस करते हैं तो जो ओल्ड असेट होता है उसका जो प्राइस मिलता है डेट इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब हम लोगों का MEI कंप्लीट हो गया। सेकंड जो फैक्टर है डेट इज कॉल्ड ROI। मैं इसको रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। अब जो सेकंड फैक्टर है डेट इज कॉल्ड ROI। पहला फैक्टर था MEI, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में? ROI बोलते हैं। ROI यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा अब सुनिए होता क्या है, जनरली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, फर्म्स होती हैं, वो अपने पास से पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनके पास पैसा होगा तो भी वो नॉर्मली उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर उनको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है वो बैंक से पैसा बोरो करते हैं। बैंक से क्या करेंगे या कहीं और से पैसा क्या करेंगे? फंड्स को अरेंज करेंगे, लाइक लोन ले लिया। अब जब आप लोग लोन लोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करोगे, है ना। उस जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो डेट इज कॉल्ड ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? बोरोइंग कॉस्ट। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग मतलब क्या हो गया? लोन फॉर एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर न्यू असेट। तो जो आप लोग न्यू असेट परचेज करना चाहते हो उसके लिए आप लोगों ने मनी बोरो किया बैंक से या कहीं से भी, उसके ऊपर जो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे डेट इज कॉल्ड ROI यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर हमारा ROI ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारा ROI कम है तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ROI और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। नेगेटिव, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ रही है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये डिसाइड कैसे करें कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। क्या इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है? इससे ऊपर जो फैक्टर था डेट इज कॉल्ड MEI। MEI क्या? रिटर्न की बात कर रहे हैं, मेरे पास रिटर्न कितना आएगा। और ROI किसकी बात कर रहा है? मेरे पास से जाएगा कितना, कि मैं इंटरेस्ट कितना पे करूंगा, और MEI के अंदर मेरे पास कितना आने वाला है। अगर मेरा MEI, क्या कह रहा हूं, MEI ग्रेटर होगा
तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे। अगर MEI कम और ROI ज़्यादा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे या कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग चेक कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल कब होगा, जब आपकी MEI ग्रेटर होगी किससे, ROI से। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट मेड करेंगे। अगर इसका अपोजिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैंसिल कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी अगर चेक करना चाहते हैं कैसे करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और रिटर्न को, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है और MEI ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या फिर पोस्टपोन कर देंगे। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ एक और छोटा सा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, देन अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं रफ करता हूँ इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा एक्स एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को एक्स एंट और एक्स पोस्ट वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए। एक्स एंट मतलब होता है हमारा क्या, जो एक्स एंट मीनिंग वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है प्लान्ड, या फिर जो हम लोग डिजायरेबल होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इतना काम करेंगे, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी प्लानिंग होती है एक्स एंट, और जो एक्चुअल होता है डेट इज कॉल्ड पोस्ट। एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल और एक्स एंट मतलब प्लानिंग। अब आपको सेविंग्स तो मालूम है, हम लोग इनकम में से कुछ कंजम्पशन माइनस करते हैं, सेविंग्स आती हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, 4 से मेरी मंथली इनकम है ₹50,000 पर मंथ। 4 से मेरी इनकम कितना है, ₹50,000 पर मंथ है, और मैं हर बार टारगेट रखता हूँ कि इस मंथ में क्या करूँगा, अपनी इनकम में से कम से कम ₹20,000 सेव करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट है ये। लेकिन जब पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, मैं देखा मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए और एक्चुअल में मैं सिर्फ बचा पाया ₹5,000, 45 खर्च कर दिए। मैंने प्लानिंग कितना किया था, 20,000 बचाने का प्लानिंग किया था, और एक्चुअल में कितना बचाया है उसको ₹5,000, एक्चुअल में कितना था ₹5,000। जो मैं प्लानिंग कर रहा था बचाने की, डेट इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग्स। 50,000 में से मैं चाह रहा था कि ₹20,000 क्या करूंगा, सेव करूंगा, और वही जो प्लानिंग सेव थी डेट इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग्स। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ मेरी हर मंथली इनकम 50,000 है, और मैं हर बार टारगेट रखता हूँ कि मैं कहीं पर भी स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी कम से कम महीने का ₹10,000 इन्वेस्ट करूंगा। SIP फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वट एवर जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं चाहता हूँ हर मंथ उसके अंदर मैं क्या करूँ, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करूँ। लेकिन मैं देखता हूँ भाई मेरे खर्चे ज़्यादा होते हैं, मैं कभी 8,000 इन्वेस्ट कर पाता हूँ, कभी 7,000, कभी 10,000, कभी 9,000। तो जो मैं एक्चुअल में करता हूँ इन्वेस्टमेंट, डेट इज कॉल्ड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, और मैं जो प्लान कर रहा था 10,000 इन्वेस्टमेंट का, डेट इज कॉल्ड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक बार डेफिनेशन देख लेते इनकी होती क्या है। एक्स एंड सेविंग्स, देखिए मेरे एग्जांपल में तो क्या था, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा था, इंडिविजुअल की बात कर रहा था, लेकिन मैक्रो का टॉपिक क्या कहता है, हम लोगों को कंप्लीट पूरे लोगों के बारे में बात करनी है। इसी चीज को सभी लोगों पे लागू कर देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो का टॉपिक है वो। इट रेफर्स टू द amount of savings which
पीपल्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। सभी लोग इनकम के अलग अलग लेवल पर क्या सेव करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एक्स एंड सेविंग्स। और अच्छा, इसके बारे में एक बात और लिख लो, इट इज इनकम इलास्टिक। ये इनकम इलास्टिक होता है। क्या होता है ये? इनकम इलास्टिक एंड इट इज गिवन बाय सेविंग फंक्शन। आप लोगों को मालूम है सेविंग फंक्शन क्या था? माइनस सी बार ब्रैकेट 1 माइनस बी वाई। वाई का अलग अलग लेवल पे सेविंग आ रही है, डेट इज कॉल्ड क्या है? एक्स एंड प्लान्ड सेविंग की बात कर रहा है वो। फिर हम लोग बात करते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, it refers to the amount of investment, to the amount of एक काम करें, अमाउंट ऑफ इनकम लिखते हैं, विच फर्म्स। अच्छा, ऊपर भी अमाउंट ऑफ इनकम कर लेंगे, यहाँ पर इनकम वर्ड ज़्यादा ठीक रहेगा यहाँ पर। It refers to the amount of income which firms are planned to invest in an economy। तो भाई सिंपली हुआ क्या, एक्स एंड मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो जो सेविंग प्लानिंग के साथ करी जाती है एक्स एंड सेविंग्स, जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ करी जाएगी एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। देन बात करते हैं हम लोग एक्स पोस्ट की। एक्स पोस्ट सेविंग्स, ये क्या हो जाएगी? एक्चुअल सेविंग्स। क्या हो जाएगी? एक्चुअल सेविंग। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग इस लेवल ऑफ इनकम पे इतना सेविंग करने का प्लान कर रहे थे। फोर से अगर हमारी इनकम 10,000 है तो मैं 2,000 रुपीज़ क्या चाहता हूँ? सेव करना। अगर मेरी इनकम 20,000 है तो मैं क्या चाहता हूँ? 15,000 खर्च करना, 5,000 सेव करना। मेरी इनकम 40,000 होती है, मैं चाहता हूँ 40,000 से मैं एटलीस्ट 15,000 सेव करूँ। और 15,000 अगर मेरी इनकम 50,000 हो जाती है तो मैं चाहता हूँ मैं कम से कम 20,000 रुपया बचाऊँ। वो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में हम लोग जो प्लानिंग करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपोज क्या हो रहा है कि जो मैंने एक्चुअल सेविंग्स जनरेट करी है, क्रिएट करी है, उनकी बात कर रहा है। तो एक्चुअल सेविंग्स मेड बाय द households in an economy। सेम सेंस में आ जाती है, हम लोग बात कर सकते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म्स मतलब बिजनेस फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो जो भी काम एक्चुअल में हो रहा है डेट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट, और जो भी काम हमारा प्लानिंग के लिए कर रहे हैं हम लोग डेट इज कॉल्ड एक्स एंड। आई होप आपको एक्स एंड सेविंग्स, एक्स पोस्ट सेविंग्स, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे से क्लियर हुई होगी।
और आज के लिए हम लोग अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट और वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। देन ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 3 का, जो चैप्टर 1 है, ठीक है ना, उसको वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 का चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज तो चल नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियोस और बनने वाली हैं इसको लेकर, कभी कभी कम से कम 10-12 वीडियोस और जाने वाली हैं इनको लेकर। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने बुक से रीड करेंगे। और चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।